नेपाल में आई महातबाही ने एक बार फिर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहाड़ों में जब पानी का रास्ता बदलता है तो कुछ ही पलों में एक ऐसी तबाही मच सकती है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। लेकिन नेपाल की इस तबाही के बीच अब एक और बड़ा खतरा चर्चा में है। ऐसा खतरा जो नेपाल से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर यहां पर हालात बिगड़े तो उसका असर भारत के एक बड़े हिस्से तक पहुंच सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना तैयार कर रहा है। सवाल यह है कि अगर कभी नेपाल जैसे हालात इस प्रोजेक्ट के आसपास बनते हैं, अगर ग्लेशियर से अचानक से पानी का सैलाब आता है, अगर भूकंप ने इस इलाके को हिला दिया या किसी वजह से बांध की जो संरचना है उस पर बड़ा दबाव पड़ता है, तो क्या होगा? उस स्थिति में ब्रह्मपुत्र का पानी भारत के अरुणाचल में प्रवेश करेगा और असम में जाएगा, आगे बांग्लादेश तक तबाही मचा सकता है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर भारत इस प्रोजेक्ट के लेकर के अपनी चिंता क्यों जाहिर कर रहा है, ये प्रोजेक्ट भारत के लिए चिंता का विषय क्यों बनता जा रहा है और चीन का ये विशाल बांध कहाँ बन रहा है, इसकी क्षमता कितनी है, चीन इसे क्यों बना रहा है और भारत को इससे क्या खतरा नजर आता है। सबसे पहले नेपाल की उस घटना को समझते हैं जिसने इस पूरे मुद्दे को एक बार फिर से चर्चाओं में ला दिया है। नेपाल में आई तबाही की शुरुआती जांच और सैटेलाइट डेटा ने ऐसी संभावना जताई है कि लेहंदेन नदी का जो रास्ता है वो किसी वजह से ब्लॉक हो गया था। पानी एक जगह जमा होता है और रुकावट टूट जाती है तो अचानक से बड़ी मात्रा में जो पानी है वो नीचे की तरफ आता है। इसके बाद जिस तेजी के साथ सैलाब आगे बढ़ा उसने भारी तबाही मचा दी। यही वजह है कि अब हिमालयी इलाकों में ग्लेशियर, भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ और बड़ी जल परियोजना को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। और इसी जगह से चीन के उस प्रोजेक्ट की कहानी शुरू होती है जो आकार के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनने जा रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जिस परियोजना का निर्माण कर रहा है उसे यारलुंग सांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ये वो नदी है जिसे तिब्बत से निकलकर जो आगे भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। चीन की इस परियोजना को लेकर दिसंबर 2024 में मंजूरी की बात सामने आई थी और इसकी प्रस्तावित क्षमता करीब 60 गीगावाट तक बताई जा रही है। अगर परियोजना इसी क्षमता के आसपास विकसित होती है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में शामिल हो जाएगी। इसे समझने के लिए इतना जानना काफी है कि चीन की थ्री गॉर्जेस डैम जो कि याग्जी नदी पर बना हुआ है, अभी दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में गिना जाता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र पर जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट है उससे भी बड़े पैमाने पर उसको बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि चीन इतना बड़ा बांध आखिर क्यों बना रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली है, क्योंकि चीन अपनी जो ऊर्जा है, वो ज़रूरत है ऊर्जा की, वो खुद ही पूरा करना चाहता है और साथ ही कोयले पर जो उसकी निर्भरता है उसे भी कोशिश कर रहा है कि वो कम हो जाए। पानी से बिजली बनाना और उसके लिए एक बड़ा ऑप्शन है। ब्रह्मपुत्र जिस इलाके से होकर गुजरती है वहाँ नदी का ढलान और भौगोलिक स्थितियाँ जो है वो जल विद्युत उत्पादन के लिहाज से काफ़ी अहम मानी जाती हैं। इसी परियोजना की खास बात सिर्फ इसका आकार नहीं है। जिस इलाके में इसे विकसित किया जा रहा है वहाँ नदी एक बेहद गहरी घाटी से होकर गुजरती है। ऐसे इलाके में पानी की ऊंचाइयों में बड़ा अंतर बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यही वजह है कि इस परियोजना के तहत पहाड़ों के अंदर लंबी सुरंगों और बड़े स्तर में इंजीनियरिंग काम की बात भी सामने आती रही है। पानी को सुरंगों के जरिए टरबाइन तक पहुंचाया जाएगा और उसकी मदद से बिजली पैदा की जाएगी। लेकिन यहाँ चीन को इससे बिजली नजर आ रही है, वहीं भारत को इसके साथ कई सवाल भी नजर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, नदी के ऊपर बैठा हुआ देश और नदी के नीचे हुए रहने वाले जो देश हैं उस पर इसका कितना असर पड़ेगा और कैसे पड़ेगा? ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, चीन उसके ऊपरी हिस्से में है, जबकि भारत और बांग्लादेश चीन उस नदी के निचले हिस्से में आते हैं। यानी ऊपर होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव नीचे पहुंच सकता है। यही वजह है कि भारत इस परियोजना को सिर्फ एक बिजली परियोजना के तौर पर नहीं देखता, बल्कि इसे जल सुरक्षा और रणनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। अब इसे एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं।
कि मान लीजिए मॉनसून के दौरान नदी में पानी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चीन को अपने बांध और जलाशय के लिए सुरक्षा के अकॉर्डिंग पानी छोड़ना पड़ सकता है। सामान्य स्थिति में पानी को नियंत्रित तरीके से छोड़ा जाएगा, लेकिन अगर उसी समय भारी बारिश हो रही हो या नदी में पहले से ही बहाव जो है बहुत ज़्यादा हो, तो ऊपर से भूस्खलन और ग्लेशियर से अचानक पानी आ जाए तो स्थिति कैसी होगी, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यही वजह है कि भारत की जो चिंता है सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि चीन पानी रोकेगा या छोड़ेगा। असली चिंता इस बात की है कि पानी के बहाव में कितना बदलाव आएगा, आपात स्थिति में चीन भारत को कितनी जल्दी जानकारी देगा, और अगर अचानक से पानी छोड़ने की जरूरत पड़ती है तो नीचे के इलाकों को पहले से कितना अलर्ट किया जा सकेगा। अब आते हैं सबसे बड़े और डरावने सवाल पर। अगर नेपाल जैसी कोई भी प्राकृतिक आपदा चीन के इस प्रोजेक्ट के आसपास वाले इलाके में हो जाती है तो क्या होगा। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में क्या होगा इसे साफ तौर पर बताना तो संभव नहीं है, लेकिन ये कहना भी सही नहीं होगा कि बांध टूटना तय है और या ऐसा होता है तो लाखों लोग मर जाएंगे लेकिन जरूरी है कि जिस इलाके में परियोजना बन रही है वहां अगर भूकंप या भूस्खलन जैसी प्राकृतिक खतरे आ जाते हैं तो उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। हिमाचल दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक आता है। चीन के तिब्बत वाले इलाके से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा क्षेत्र भूकंप के लिहाज से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में अगर इतने बड़े बांध और उससे जुड़े हुए ढांचों को भूकंप जैसी स्थितियों से कितना सुरक्षित रखा जा सकेगा, एक ये भी सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चिंता है ग्लेशियर की। हिमालय में बड़ी संख्या में ग्लेशियर मौजूद है। अगर किसी इलाके में ग्लेशियर से अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में पानी नीचे आता है या किसी ग्लेशियर झील में एक प्राकृतिक रुकावट जो है वो टूट जाती है तो नदी का बहाव अचानक से बढ़ जाएगा। नेपाल की हालिया घटना ने इस तरह के जोखिम को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब अगर किसी वजह से अचानक से बहुत मात्रा में पानी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से में पहुंचता है तो उसका असर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के सियांग क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तिब्बत से भारत में प्रवेश करने के बाद ये नदी सियांग के नाम से जानी जाती है। गोलिंग, टूटिंग, यिंग कियोंग और पासीघाट जैसे इलाकों से इस नदी के रास्ते में आते हैं ये, और इसके बाद ये जो पानी है वो आगे बढ़ता है। दिबांग, लोहित जैसी नदियां इसमें मिलती हैं। असम में पहुंचने के बाद ये नदी एक विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का रूप ले लेती है, और असम के लिए ब्रह्मपुत्र की बाढ़ कोई नई बात तो है नहीं। हर साल राज्य के कई इलाके इस बाढ़ के सामने बाढ़ जो है वहां पे बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में सोचिए कि अगर किसी असामान्य परिस्थिति में नदी का जो बहाव है बहुत ज़्यादा सामान्य से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सबसे ज़्यादा चिंता किन इलाकों को होगी। धेमाजी, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, जोरघाट, माजुली और ब्रह्मपुत्र के आसपास के कई निचले इलाके जो हैं वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। आगे चलकर इसका असर असम के दूसरे बड़े हिस्सों में भी पहुंच सकता है, और कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। ब्रह्मपुत्र आगे बांग्लादेश की तरफ जाती है, यानी कि किसी बड़े जल संकट या फिर बाढ़ की स्थिति में इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जरूरी सवाल ये उठता है कि क्या चीन सच में इस बांध का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। तो इस सवाल का जवाब सीधे तौर पर तो हाँ या ना में नहीं देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बांध का निर्माण अपने आप में इस बात का सबूत नहीं है कि चीन इसका इस्तेमाल भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा। चीन का आधिकारिक मोटिव जो है वो बिजली पैदा करना है, अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन भारत की चिंता इस परियोजना के संभावित असर को लेकर है, क्योंकि किसी नदी के ऊपर हिस्से में जितनी बड़ी परियोजना होती है उसका मतलब है कि पानी के बहाव को नियंत्रित करने की क्षमता भी बढ़ गई है। यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है। अगर मानसून में पानी ज्यादा हुआ तो क्या हो सकता है, अगर सूखा पड़ा तो क्या होगा, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई तो भारत कितनी जल्दी उसकी सूचना भारत को मिल जाएगी, और सबसे जरूरी है कि क्या चीन भारत के साथ रियल टाइम डेटा और जो आपातकालीन जानकारी है वो साझा करेगा। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में बेहद जरूरी हो जाएगा। अब अगर हम इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझें तो मामला सिर्फ चीन के बांध बनाने का नहीं है, मामला है एक ऐसी नदी का जो एक देश से होकर निकलती है, दूसरे देश में होकर गुजरती है और तीसरे देश में पहुंचती है। नदी का पानी किसी सीमा को नहीं मानता, इसलिए जो नदी का जो ऊपरी हिस्से में कोई भी अगर बड़ा बदलाव होता है तो नीचे जो देशों से वो नदी होकर गुजर रही है वहां पर भी उसका असर देखने को मिलेगा।
नेपाल की तबाही ने हमें यही दिखाया है कि पहाड़ों में पानी का अचानक रास्ता कितनी जल्दी बदलता है और कितनी बड़ी आपदा पैदा कर सकता है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि नेपाल की घटना जो है और वो चीन के बांध से जुड़ी संभावित जो आपदा की परिस्थिति है, ये दोनों अलग है। दोनों की भौगोलिक और इंजीनियरिंग स्थितियां अलग हैं। इसलिए नेपाल में जो हुआ उसे सीधे तौर पर चीन के बांध के भविष्य से जोड़कर देखें, ये कहना कि वहां वैसी ही घटना हो जाएगी, उससे कई गुना बड़ी तबाही हो सकती है, वैज्ञानिक रूप से ऐसा कहना सही नहीं होगा। लेकिन खतरे की जो संभावना है उसको लेकर सवाल उठाना जरूरी है। यहाँ दांव पर सिर्फ एक बांध नहीं लगा है, दांव पर है ब्रह्मपुत्र नदी और उससे जुड़े करोड़ों लोगों की जिंदगियां। फिलहाल नेपाल की बाढ़ ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि हिमालय के बदलते मौसम, ग्लेशियरों, नदियों और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बीच भविष्य की जो सुरक्षा है वो कितनी मजबूत है। चीन का ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट अभी निर्माण की लंबी प्रक्रिया में है और इसके संभावित असर को लेकर कई सवाल अभी भी खुले हुए हैं। लेकिन एक बात तय है कि ब्रह्मपुत्र के पानी का सवाल आने वाले वक्त में भारत और चीन के रिश्तों के लिए भी काफी अहम रहने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।